हेडिंग डालिए, क्रिमिनल ट्रायल्स अंडर CRPC। तो ये जो चैप्टर हमारा है 18, 19, 20, 18, 19, 20 और 21, 21, 18 से 21 तक हमको मिलेंगे ट्रायल्स। और ऐसा समझा जाता है कि दीज ट्रायल्स आर द सोल ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। हम जब दांडिक प्रक्रिया संहिता की बात करते हैं तो इसकी आत्मा कही जाते हैं ये विचारण। क्या कहे जाते हैं? अभी तक हमने जो कुछ भी किया चैप्टर 17 तक या चैप्टर 22 से लेकर 37 तक जो कुछ भी करेंगे, इनका लेना देना एक ही चीज से है, वो है ट्रायल्स। अभी जो कुछ हमने किया वो ट्रायल्स कैसे करेंगे, ट्रायल के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है उसकी बात की, और 22 चैप्टर से हम बात करेंगे ट्रायल होने के बाद क्या क्या होगा, या ट्रायल के साथ एंसिलरी चीजें और क्या चीजें हैं। तो ये शब्द है यहां पर में विचारण। क्या शब्द है? ट्रायल के लिए मतलब है विचारण, जिसको डिफाइन नहीं किया गया है हमारी CRPC में। क्या नहीं किया गया है? इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। लेकिन अगर आपको याद हो बिरंची भुइयां वाला केस जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, वहां हमने ये समझा कि चार्ज फ्रेम होने के बाद जो कुछ भी कोर्ट द्वारा किया जाता है दैट इज नोन एज ट्रायल। तो लिखो ट्रायल डिफाइंड, ट्रायल की परिभाषा। विचारण क्या होता है? लिखना जुडिशियल प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, न्यायिक कार्यवाही जो आरोप तय करने के बाद की जाती है। जुडिशियल प्रोसीडिंग आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, न्यायिक कार्यवाही जो आरोप तय करने के बाद की जाती है, विच एंड्स ईदर इन कॉन्विक्शन और अक्विटल, और जिसका अंत दोष सिद्धि या दोष मुक्ति पर होता है। कॉन्विक्शन और अक्विटल, दोष सिद्धि या दोष मुक्ति पर होता है, विचारण कहा जाता है, नोन एज ट्रायल, नोन एज ट्रायल। लिखना इन CRPC दंड प्रक्रिया संहिता में ट्रायल प्रोसीजर्स आर एनश्राइन्ड अंडर चैप्टर 18, 19, 20 एंड 21। दंड प्रक्रिया संहिता में विचारण की प्रक्रिया को अध्याय 18, 19, 20 और 21 में प्रावधानित किया गया है। तो एक चार्ट बना लो आप। सबसे पहले लिखो सेशन ट्रायल, सत्र विचारण धारा अध्याय 18 में मिलेगा। स्टार्ट होगा ये सेक्शन 225 में, धारा 225 से ये शुरू होता है और जाएगा ये 237 तक, 225 से 237 तक सत्र विचारण। एक एक सेक्शन आपके काम का है जो आपको याद रहना चाहिए मेंस एग्जामिनेशन के पर्पज से। प्री एग्जाम में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। प्री में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं वन लाइनर आपको लिखवा दूंगा। मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप अनसॉल्व पेपर या सॉल्व पेपर निकाल कर देखें तो सेशन ट्रायल कम से कम 2 बार पूछा गया है, वारंट ट्रायल 1 से ज्यादा बार पूछ लिया गया है, समन ट्रायल पूछा गया है, इवन समरी ट्रायल पूछा गया है। और इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आप जब मजिस्ट्रेट बन के बैठेंगे तो कंप्लेंट आने पर क्या प्रोसीजर अपनाएंगे, ट्रायल कैसे शुरू होगा आपके कोर्ट में, वारंट ट्रायल कैसे होगा, वारंट ट्रायल में अगर ये पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूटेड है तो कैसे होगा, कंप्लेंट पर इंस्टीट्यूटेड है तो कैसे होगा। तो ये क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आप कब बता पाओगे? जब आपको ये सेक्शंस पता हो, जब आपको ये स्टेजेस पता हो। ठीक है, तो सेशन ट्रायल कहां स्टार्ट होगा? 225 से 237 में जाएगा। फिर आप जाएं वारंट ट्रायल में। वारंट ट्रायल मैजिस्ट्रेट ही करेंगे आपकी जानकारी के लिए। और वारंट ट्रायल की प्रक्रिया जो हमको मिलेगी ये मिलेगी चैप्टर 19 में, अध्याय 19 में जाएंगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। कितने भागों में? 2 भागों में। एक है केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों में कैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और दूसरा भाग इसका है अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामलों में
कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। वारंट ट्रायल के हमेशा दो तरह के होंगे, एक पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला है, इसका मतलब है कि इसमें FIR हुआ होगा, और साथ ही इसका एक मतलब ये भी है कि इसमें 173 की रिपोर्ट आई होगी। दो बातें। जब हम अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि या तो 200 में कंप्लेन आया होगा या सेक्शन 191C में सेल्फ कॉग्निजेंस लिया गया होगा। दो में से कोई एक तरीका होगा, तीसरा कोई तरीका नहीं होगा। ठीक। जब हम केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट की बात करेंगे तो ये स्टार्ट होगा सेक्शन 238 से। कहां? धारा 238 से शुरू होगी ये प्रक्रिया और जाएगी सेक्शन 243 तक। कहां तक? धारा 243 तक, प्लस इसमें जजमेंट आएगा सेक्शन 248 में, और दो एंसिलरी सेक्शंस इसके साथ और हैं, अनुषांगिक धाराएं जो बताती हैं इस प्रक्रिया के बारे में कुछ और बातें। वो है सेक्शन 249 और सेक्शन 250। इसका संबंध भी इनसे ही है, 249 और 250। वहीं अगर हम बात करेंगे अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, ये शुरू कहां से होगा बताया मैंने? 154 से। कहां से होगा? 154 में FIR आएगा, 173 में रिपोर्ट आएगी, तब जाकर के केस कमेंस होगा, तब जाके मामले का शुरुआत होगी, मामले का विचारण प्रारंभ होगा। और इसके बारे में हमने क्या बात की? या तो सुओ मोटू संज्ञान, इसको हम कहते हैं स्व संज्ञान लिया होगा कोर्ट ने 191C में, अगर आपको याद हो तो लिखा है अदरवाइज भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। और एक केस अभी हमने लिखा था कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन, अगर ऐसा वाला कोई मामला है जिसमें कि सेल्फ कॉग्निजेंस लिया गया है तो उसमें मिलेगा कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस अदर पार्टी। तो एक पक्षकार कौन होगा उसमें? न्यायालय स्वयं होगा, संज्ञान ले लिया, और दूसरा पक्षकार कौन होगा? अक्यूज्ड, अभियुक्त दूसरा पक्षकार होगा। और इसकी शुरुआत कहां से होगी? ये शुरू होगा 244 से। कौन सी धारा से? 244 में शुरू होगा, जजमेंट आएगा 248 में, और साथ में 2 एंसिलरी सेक्शंस हैं 249 एंड 250। ये दो धाराएं इसमें और शामिल होंगी जो आपको याद होना चाहिए। दिस इज नोन एज केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अदरवाइज ऑन अ पुलिस रिपोर्ट एंड इट इज ऑल अबाउट वारंट ट्रायल। कैसा ट्रायल है ये? वारंट विचारण। हिंदी में भी वारंट को वारंट ही कहो, वारंट विचारण कहो, समन ट्रायल को हिंदी में भी समन ट्रायल ही कहो, समन विचारण कहते हैं, और दूसरा कोई शब्द हमारे पास नहीं है। ठीक है। तीसरा जो हमारे पास ट्रायल है वो है समन्स ट्रायल। कैसा ट्रायल? समन्स ट्रायल। इसे कहते हैं समन मामलों में विचारण, और ये जो है ये है हमारे चैप्टर 20 में, अध्याय 20 में। और समन्स ट्रायल की जब हम बात करेंगे तो ये स्टार्ट होगा सेक्शन 251 से और जाएगा ये अप टू सेक्शन 259, धारा 251 से 259 तक की धाराओं में जाता है। तो ये धाराएं हैं जो आपको याद रखना चाहिए। समन्स ट्रायल कैसे मामलों में होगा? समन्स ट्रायल समन मामलों में होगा। कैसे मामलों में होगा? समन मामलों में। और समन मामले क्या है? हाँ, कौन सी धारा में परिभाषित किया है? 2W में। सेक्शन 2W ये कहता है समन्स केसेस ऐसे केसेस हैं जिसमें 2 साल तक की सजा वाला प्रावधान है। वो कॉग्निजेबल हो सकता है, वो नॉन कॉग्निजेबल हो सकता है। उसमें पुलिस रिपोर्ट हो सकती है, उसमें कंप्लेंट हो सकता है, अरे कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, ऐसा मत समझना कि समन्स केसेस नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, ऐसा नहीं समझना। मैक्सिमम लोग ऐसा समझते हैं। समन मामले संज्ञेय भी हो सकते हैं, समन मामले असंज्ञेय भी हो सकते हैं, लेकिन समन मामलों का विचारण कहां शुरू होगा? धारा 251 में। और नई तरह की एक प्रोसीडिंग है, उसका नाम है समरी ट्रायल। क्या नाम है? समरी ट्रायल। इसे कहते हैं संक्षिप्त विचारण। संक्षिप्त विचारण स्पीडी ट्रायल का एक पार्ट है ये। कैसा? शीघ्र विचारण का एक प्रक्रिया है समरी ट्रायल। ये स्टार्ट होगा सेक्शन 260 में, 260 में स्टार्ट होगा और जाएगा ये 265 तक। धारा 260 से 265 तक की धाराओं में हम समझेंगे समरी ट्रायल को। तो 225 में जो हमारा प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा 265 तक ये जाता है, आप इसे जानकारी में रख लें। ठीक, कहानी समझ में आ रही है? मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रही है। अब एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में बनता है, क्योंकि जब हम क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बात करते हैं, दंड न्यायालयों के वर्ग, आपने ऐसा पढ़ा होगा सेक्शन 6 में। तो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो पता चलता है कि हाई कोर्ट इज वन ऑफ द क्लास ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट। धारा 6 में ऐसा लिखा है, आप पढ़ना कि हाई कोर्ट भी क्रिमिनल कोर्ट में ही आता है। ये बात और है कि अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन उसका है, और हाई कोर्ट सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मैटर को सुन सकते हैं, इवन रेवेन्यू मैटर को सुन सकते हैं, इवन रिट पिटिशन भी वो सुन सकते हैं, इतनी सारी उनके पास पावर है। लेकिन क्योंकि सेक्शन 6 ये कह रहा है कि हाई कोर्ट्स क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, इसका मतलब है कि सीआरपीसी में कहीं ये लिखा होगा कि हाई कोर्ट कौन से प्रोसीजर को अपनाएंगे। कहां लिखा है सीआरपीसी में इसके बारे में? अरे मौजी कर दी तुम लोगों ने तो। 474 सेक्शन, और कहता है कि हाई कोर्ट सत्र न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को अपनाएगा।
तो धारा याद रख लेना 474, 474। इस सेक्शन को भूलना मत। और क्यों हाई कोर्ट सेशन कोर्ट की प्रोसीजर को अपनाएगा, उसका रीजन है कि हाई कोर्ट भी एक क्रिमिनल कोर्ट है। कहां दे रखा है? सेक्शन 474 में, इसको नहीं भूलना। ठीक बात। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी समझ में आसानी से आ गई। ठीक है, अब इसमें एक कोर्ट और होता है हमारे पास में, वो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट। कौन सा कोर्ट? आपने अगर सेक्शन 6 पढ़ा है तो उसमें हमने क्या पढ़ा? कौन कौन से कोर्ट होंगे? सेशन कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, मजिस्ट्रेट का कोर्ट होगा। तो ये सारा प्रोसीडिंग कौन अपना रहा है? मजिस्ट्रेट का कोर्ट। अरे ये अपना रहे हैं ना। सेशन कोर्ट ये वाली प्रोसीडिंग अपना रहा है, हाई कोर्ट ये वाली प्रोसीडिंग अपना रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट, क्योंकि वो भी वन ऑफ द क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट है, वो कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? वहां तो लिखा ही नहीं इसके बारे में कहीं। तो हमारी सीआरपीसी में कहीं उसके बारे में कुछ नहीं दिया। उसका कारण यह है कि 1973 की सीआरपीसी से एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट कर दिया गया है। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स किसी ट्रायल को कंडक्ट नहीं करते। क्या नहीं करते? ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्ट क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट का पार्ट तो हैं, अभी भी हैं, बट वो कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल ट्रायल को कंडक्ट नहीं करते। यही कारण है कि हमारी सीआरपीसी में कहीं भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा पालन किए जाने वाले, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया नहीं दी गई है। ध्यान रहेगा। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम क्या है? उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। क्या करना? कानून व्यवस्था को बनाना, अपराध को होने से रोकना, प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाना। ऑफेंस हो जाने के बाद उनके पास कोई अधिकार नहीं रह जाता। दिस इज द ओनली रीजन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास अपनाई जाने वाली प्रक्रिया हमारी सीआरपीसी में नहीं है। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। मुझे उम्मीद है आपको बातें याद हो गई। हेडिंग डालिए, लिखिए सेशन ट्रायल, स्टेजेस ऑफ सेशन ट्रायल, सत्र विचारण के चरण, ऐसा लिखिए। हेडिंग डालिए, स्टेजेस ऑफ सेशन ट्रायल, सत्र विचारण के चरण। वन बाय वन लिखते जाइए। लिखो स्टेज 1, पहला चरण, और लिखना बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सत्र न्यायालय में अभियोजन का संचालन सत्र न्यायालय में अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा। शैल बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो जो हम स्टेज 1 की बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये स्टेज 1 ना हो करके इट इज ऑल अबाउट अ स्टेटमेंट। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि सेशन कोर्ट में, सत्र न्यायालय में अभियोजन का संचालन कौन करेगा? हु शैल कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। तो आपका आंसर है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, who has been defined by CRPC under section 2U। कौन सी धारा में? and appointed under section 24 and subordination under section 25A। ठीक है, जिसकी नियुक्ति धारा 2U में होती है, जिसकी परिभाषा 2U में दी गई है, नियुक्ति 24 में है, और उसकी अधीनस्थता के बारे में प्रावधान धारा 25 क में है ना। डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में आता है वो। डायरेक्टोरेट प्रोसिक्यूशन के अंडर अभियोजन निदेशालय में अभियोजन निदेशक का सबऑर्डिनेट होता है, अधीनस्थ होता है। ठीक बात है। ठीक, स्टेज 2 में चलेंगे। तो स्टेज 2 आप लिखिए, इसको ऐसे ही याद कर लोगे, बहुत आसान हो जाएगा आपको। और जब मेंस में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये चार्ट बना दोगे तो पेपर चेक करने वाला खुश हो जाएगा, बोलेगा वाह यार बढ़िया काम कर लिया तुमने। और ये चार्ट बना लोगे, चार्ट याद कर लोगे तो पूरा का पूरा चैप्टर 18 याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो यहां पर मैं स्टेज 2 में लिखिए ओपनिंग केस बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लोक अभियोजक द्वारा मामले की शुरुआत करना। 226। तो ओपनिंग केस में क्या होता है समझो। 226 में होता क्या है, आप इस स्टोरी को याद कर लो कि जब कभी मामला शुरू होगा तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो लोक अभियोजक आपके कोर्ट में आया हुआ है, वो ओपनिंग स्टेटमेंट देता है। क्या देता है? ओपनिंग स्टेटमेंट में वो पूरी की पूरी कहानी सुनाता है, स्टोरी क्या हुआ। वो जो क्रिमिनल स्टोरी आप OTT पे देख रहे हो ना, वो समरी में सुनाता है। वो ऐसा ऐसा हुआ कि काली रात थी, अंधेरी, वहाँ बिजली चमकी, तेज हवा बह रही थी, सू 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 सू, हाँ, और वहाँ पर में एक आदमी ने दूसरे का मर्डर कर दिया। वो पूरी कहानी सुनाएगा, कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं घटी।
तो ओपनिंग केस का हम कहते हैं, इसे ओपनिंग स्टेटमेंट कहा जाता है। वो एंटायर स्टोरी इन अ नटशेल, पूरी कहानी वो बताएगा संक्षिप्त में। हो सकता है वो 5 मिनट की स्टोरी हो, 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, कितना लंबा मैटर है उस पर डिपेंड करेगा। तो जब कभी मैटर आपके सामने बीइंग डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज बनने के बाद आएगा, तो ये कहानी सुनाएगा, और कहानी सुनाने के बाद वो ये कहेगा कि जो कुछ भी बातें मैंने बताई हैं उसको साबित करने के लिए मेरे पास में प्रूफ है। क्या बताएगा? और प्रूफ क्या है वो बताएगा। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मेरे पास में आई विटनेस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जो कुछ भी है उसके बारे में वो बताएगा। कोई डॉक्यूमेंट, कोई चीज लाई हुई है उसके, तो आपके सामने वो कोर्ट में रखेगा, या कहेगा कि इनको बुलाने के लिए मुझे समय चाहिए। क्या चाहिए? एक डेट दीजिए। स्टोरी सुना के देने के साथ ही समअप इस बारे में वो करेगा कि मैं इसको दोषी ठहराने को तैयार हूं, जो आदमी अरेस्ट होकर लाया गया है, या नहीं है तो कहेगा अरेस्ट करके बुलवाइए उसको। ठीक है, लेकिन ओपनिंग केस में क्या कहानी होगी? इसको कहते हैं प्रोसिक्यूशन स्टोरी। क्या कहते हैं यहां पर में? अभियोजन की कहानी। अब इस कहानी को सुनने के बाद सेशन कोर्ट को लगेगा कि हाँ कहानी ठीक है, दम है कहानी में, सुपरहिट हो सकती है, या लगेगा फ्लॉप मैटर है ये तो, सत्यमेव जयते पार्ट 2। देखा आपने सत्यमेव जयते पार्ट 2? जो गृह मंत्री है देश का वही पुलिस का एसीपी है, जो पुलिस का एसीपी है वही मर्डरर है। एक ही आदमी 3 काम कर रहा है, देख के ही दिमाग खराब हो जाए, चल क्या रहा है ये। उसका नाम है जॉन अब्राहम, वो एक होम मिनिस्टर है। होम मिनिस्टर है वही आदमी, मतलब उसका भाई है जुड़वा, वही एसीपी है, और जो होम मिनिस्टर है वही मर्डर करते घूम रहा है, कुछ भी चल रहा है। तो दिमाग ही खराब हो गया कि यार चल क्या रहा है, खत्म। बोलेगा मामला चलाएंगे नहीं हम। क्यों? क्योंकि कहानी बोगस है। बोगस समझते हो? विच इज ग्राउंडलेस, एक शब्दावली जो हम यूज करते हैं बोगस के लिए। अगर स्टोरी ग्राउंडलेस है, किसी ऑफेंस का होना पता नहीं चल रहा है, ऐसी वाली कहानी है, तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। जज साहब क्या कहेंगे? भैया इसको घर भेज दो, आगे हमको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तो स्टेज नंबर 3 आएगा। कौन सा स्टेज? डालिए स्टेज नंबर 3, तीसरा चरण। और तीसरे चरण की हेडिंग लिखिए। यहां पर में 2 तरह की बातें हो सकती हैं तीसरे चरण में। एक तो हो सकता है डिस्चार्ज। क्या हो सकता है? डिस्चार्ज के लिए हिंदी में शब्द लिखिए उन्मोचन। ठीक है, 227 में, 227 में। या लिखिए फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, आरोप का विवेचन, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। ये होगा 228 में, 2 धाराएं। तो अगर डिस्चार्ज कब होगा? आसान सा एक लाइन में याद कर लो। डिस्चार्ज कब होगा? जब मैजिस्ट्रेट को लगता है द स्टोरी इज ग्राउंडलेस। क्या लगता है जज साहब को? कि मामला आधारहीन है, कहानी में दम नहीं है, और वो उसे उन्मोचित कर देंगे। ये जो उन्मोचन है, डिस्चार्ज है, इसके लिए आम बोलचाल में शब्द आता है बाइज्जत बरी करना। क्या करना? अगर डिस्चार्ज हो गया तो हम कहते हैं ये अभियुक्त, ये अक्यूज जो है वो बाइज्जत बरी हुआ है, ऐसा उर्दू का शब्द आता है। उन्मोचन शब्द हिंदी में है और इंग्लिश में हम कहते हैं डिस्चार्ज। ठीक है, अभी चार्जेस फ्रेम नहीं हुए। रीजन क्या था? द स्टोरी इज ग्राउंडलेस। जज साहब को इस स्टोरी पे भरोसा नहीं है। ऐसा बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। कैसा? डिस्चार्ज वाली कहानी। उसका कारण यह है कि अगर मान लीजिए आपने डिस्चार्ज कर दिया बिना एविडेंस और विटनेस को स्क्रूटनी किए, तो आपका ऊपर वाला सुपीरियर कोर्ट क्या कहेगा पता है? भैया तुम इतने होशियार हो गए, बोल रहा था मेरे पास विटनेस है, कम से कम एग्जामिन तो करते एक बार, आपने एग्जामिन ही नहीं किया। अभी एग्जामिन ही नहीं किया उन्होंने सिर्फ। और इसको कहते हैं प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ नहीं दिख रहा है, डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन अगर कहीं से कहीं तक लग रहा है कि थोड़ी सी गुंजाइश है कि मामला बन रहा है, या आपको लगता है बीइंग अ जज कि इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए, तो आप केस एक्सेप्ट करते हैं। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि आप चार्जेस फ्रेम करते हैं। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, आरोप तय करेंगे। क्या करेंगे? आरोप कैसे तय करेंगे? फॉर्मेट नंबर 32 में ये आरोप लिखेंगे। आरोप लिखने के बाद क्या करेंगे? उसको पढ़कर सुनाएंगे। अगर वो भाषा नहीं समझता है तो किसी इंटरप्रेटर को बुलाएंगे, बोलेंगे इसको समझाओ, और वो समझ गया। फिर आप एक क्वेश्चन पूछते हो। क्वेश्चन ये पूछते हो, वेदर यू आर रेडी टू प्लीड योर गिल्ट और यू वांट टू एंटर इनटू डिफेंस। ये जो अपराध मैंने पढ़ के सुनाए हैं, जो तुम्हारे खिलाफ आरोप लगे हैं, स्वीकारते हो क्या इसे, या विचारण में जाना चाहते हो, मतलब अपने आप को डिफेंड करना चाहते हो। अब वो 2 में से कोई एक बात कहेगा। पहला बात तो ये कहेगा कि हाँ ऐसा ऐसा अपराध मैंने किया है, सजा दे दो मुझे। तो आप क्या करोगे? उसको कन्विक्शन करोगे प्ली ऑफ गिल्ट पर। इसे कहते हैं अभिवाक पर दोष सिद्धि। अगले स्टेज पर हम आएंगे। कौन सा स्टेज? नंबर 4, चरण नंबर 4। कहानी सुनते चलना, भूलना नहीं बातों को, है ना। तो लिखिए कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट। अगला स्टेज कॉन्विक्शन, अभिवाक पर दोष सिद्धि।
प्ली ऑफ गिल्ट, अभिवाद पर दोषसिद्धि 229। अब यहां पर मैं दो चीज देखना चाहिए आपको। प्रोसिक्यूशन स्टार कहां हुआ? 225 में शुरू हुआ, ध्यान से समझना। एक बार रुक गया 227 में, जैसे ही आपने डिस्चार्ज किया प्रोसिक्यूशन खत्म हो जाता है, ट्रायल एंड, विचारण समाप्ति। अगर आपने कन्विक्शन कर दिया दूसरी बार 229 में, ट्रायल एंड्स, विचारण समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अगला दोष सिद्ध हो गया। इस पर बहुत सारे गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट के। उनका कहना है कि अगर आदमी कोई प्ली ऑफ गिल्ट कर रहा है, दोषी होने का अभिवाद कर रहा है, कहता है कि हाँ मैंने अपराध किया है, तो भी सिर्फ और सिर्फ मेयर ऑन बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर प्ली ऑफ गिल्ट उसे सजा नहीं देनी चाहिए। हो सकता है किसी दबाव में वैसा कर रहा हो सकता है किसी डर में कर रहा हो सकता है किसी प्रॉमिस में कर रहा हो, क्योंकि अभी भी आपने एविडेंस नहीं लिया। देखना, अभी तक एविडेंस आया कहीं पर में क्या? अभी तक एविडेंस नहीं आया है। एविडेंस की स्टेज आई ही नहीं है अभी तक। पहले आपने प्रोसिक्यूशन को सुना, फिर आपने अक्यूज को सुना, एक बार डिस्चार्ज कर दिया, एक बार कन्विक्ट कर दिया। तो जज को डिस्चार्ज करने से भी बचना चाहिए और जज को कन्विक्शन ऑन प्ली पर भी कन्विक्ट करने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? हो सकता है उसके मन पर कोई प्रभाव हो, बताया थ्रेट हो सकता है, प्रॉमिस हो सकता है, कोई वचन हो सकता है, इंड्यूसमेंट, प्रवंचना हो सकती है, वॉटएवर, उसके माइंड पर कोई इंपैक्ट हो सकता है। तो पहला तो काम आपको क्या करना चाहिए? कोई डेट दे देना चाहिए। इसलिए आपने सुना होगा ना, मैजिस्ट्रेट ने फैसला लिखकर सुरक्षित रख लिया। तो आपने डिसाइड तो कर लिया, ठीक है कन्विक्ट करेंगे, लेकिन उसको डेट देना चाहिए, वापस इतनी तारीख को मिलते हैं। और उस तारीख को वापस पूछिए। क्या पूछना चाहिए? कि अभी भी अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हो, या कोई उस दिन परेशानी थी? तो बताएगा नहीं, उस दिन मेरा पेट खराब था, मुझे जल्दी जाना था, पता नहीं आप कितना लंबा ट्रायल चलाते, तो मैंने प्लीड कर लिया था, अब मैं अपनी बात से मुकरना चाहता हूं। क्या अभियुक्त अपनी बात से मुकर सकता है? जितनी बार चाहे उतनी बार। आज कहेगा हाँ, कल फिर कहेगा ना, परसों फिर कहेगा हाँ, फिर कहेगा ना, उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि ऑन ओथ उसका स्टेटमेंट नहीं होता, शपथ पर साक्ष्य नहीं होता। और विटनेस ऐसा ही कर दे तो 7 साल की सजा। कितनी सजा? 193 में 7 ईयर्स का इंप्रिजनमेंट हो सकता है। आपको यह जानना चाहिए, डिफरेंस है दोनों में। तो प्ली ऑफ गिल्ट अगर किसी ने किया है तो आपको एक्चुअल में एविडेंस लेने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन उसको स्क्रूटनी कर लेना चाहिए। आपको देख लेना चाहिए कि वो प्ली ऑफ गिल्ट वॉलेंटरी किया गया है, स्वेच्छा किया गया है, उसके मन पर कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस का प्रभाव नहीं है, और उसके बाद आप कन्विक्ट करना चाहें तो करिए। ये लीगल है, अलाउड है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर कन्विक्शन नहीं करता है मैजिस्ट्रेट तो क्या करेगा? वो देगा डेट फॉर प्रोसिक्यूशन विटनेस। लिखिए आप यहां पर में, डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। अभियोजन साक्षी जो है उनके लिए तारीख दे देगा धारा 230 में। या तो उसने क्या कर दिया? कन्विक्शन कर दिया, दोषसिद्धि कर दी, लेकिन वो कहता है कि ना, आई वॉन्ट टू एंटर इनटू डिफेंस, मैं प्रतिरक्षा में जाना चाहता हूं, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। आप जब जजमेंट लिखेंगे ना, उसमें बकायदा ये लाइन आएगी बार बार कि उसने अपनी अभिवाक नहीं किया और विचारण में जाने की बात कही, ऐसा आप लिखते हो। तभी क्या होगा? प्रोसिक्यूशन एविडेंस। प्रोसिक्यूशन एविडेंस तभी आएगा। प्रोसिक्यूशन कौन है? 226 में जो कहानी सुनाई थी आपको वकील साहब ने, कहां सुनाई थी? 226 में। आप वो 226 में जो उसने कहा था कि मैं एविडेंस देने के लिए तैयार हूं, विटनेस है मेरे पास में, आप उसको 230 में एक डेट दोगे, एक तारीख दोगे, और कहोगे कि फला फला तारीख को सारे विटनेसेस को लेकर आइए। और यहां अगर प्रोसिक्यूशन इस स्टेज पे चाहता है कि आप कोई समन्स, कोई वारंट, कोई सर्च वारंट, कोई प्रोडक्शन वारंट कुछ जारी करना हो, तो यही जारी करवाता है वो। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। ये वाला स्टेज है 230 का। जैसे ही 230 का स्टेज हुआ, आप स्टेज 5 में पहुंच जाएंगे। कौन सा स्टेज? स्टेज नंबर 5, 5वां चरण सेशन ट्रायल का। 5वें चरण में आप जाएंगे तो एविडेंस लेंगे आप प्रोसिक्यूशन के लिए, तैयार रहेंगे। जो एविडेंस के लिए डेट दिया था आपने, वो एविडेंस लेंगे। एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन विटनेस, प्रोसिक्यूशन विटनेस आप इसे लिखें 231 में, धारा 231 में। वो तारीख 231 में आएगी जो आपने 230 में फिक्स की थी। उस तारीख को जब सारे विटनेसेस आ गए हैं, डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, एविडेंस आ गए हैं, तो आपका काम है, यू मस्ट बी रेडी टू रिसीव ऑल द एविडेंस एंड एग्जामिन देम। और आप उस समय प्रोसिक्यूशन को मौका देंगे कि वो एग्जामिन करे, और दूसरी पार्टी अवेलेबल है तो क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, सारी कहानी 231 के स्टेज में होगी। आप इसे जानकारी में ले लें। अब प्रोसिक्यूशन विटनेस को आपने सुन लिया। किसको सुना? वो जो भी साक्ष्य लेकर आया था 226 में देने की बात की थी, जो 231 में लेकर आया, आपने उसको सुना।
सुनने के बाद ये स्टेज है जहां आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ऑफेंस हुआ भी कि नहीं हुआ, क्योंकि बात चल रही है ए नाम के ऑफेंस की, एक्स नाम की जगह में प्रोसिक्यूशन कोई और बातें कर रहा है। ऐसा होता है कई बार। वो आपने अगर जॉली एलएलबी पार्ट 1 देखा हो तो उसमें केस ट्रायल चल रहा होता है और विटनेस कुछ तो भी कहानी कह रहा होता है, तो जज कहते हैं वकील साहब समझा के तो लाइए, क्या बोल रहा है ये, पढ़ा लिखा के भी नहीं लाया आप उसे। मैटर कुछ चल रहा है, बात कुछ चल रही है। अगर ऐसी वाली बातें हैं, इर्रेलेवेंट बातें कोर्ट में चल रही हैं या विटनेस प्रॉपर नहीं है जो किसी इंसिडेंट को प्रूव करते हैं, साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो हम आएंगे अगले स्टेज पे और यह है स्टेज नंबर 5। स्टेज नंबर 6, छठवें स्टेज पे जब आप जाते हैं तो क्या करेंगे आप? 2 काम कर सकते हैं। पहला, अगर आपको लगता है विटनेसेस को सुनने के बाद, डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने के बाद कि मामला नहीं बन रहा, तो आप यहां क्या करेंगे? यहां आएगा अक्विटल। क्या आएगा? दोष मुक्ति का निर्णय पारित करेंगे। ध्यान रखना यहां पर में डिस्चार्ज कहां हुआ था? 227 में। डिस्चार्ज क्या है? चार्ज फ्रेम करने के पहले जब आप छोड़ेंगे तो वहां डिस्चार्ज शब्द आएगा। चार्ज फ्रेम करने के बाद जब आप छोड़ेंगे तो यहां अक्विटल शब्द आएगा। धारा 232 में क्या आएगा यहां पर में? अक्विटल। और ये तीसरा स्टेज है जहां ट्रायल स्टॉप हो जाएगा। कहां स्टॉप हुआ ट्रायल? पहले हुआ डिस्चार्ज 227 में, फिर हुआ कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट 229 में, फिर हुआ अक्विटल 232 में। ये ट्रायल खत्म हो जाता है यहां पर में। आपने कहा दोषमुक्त किया जाता है इसे, क्योंकि मामला बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन सिर्फ क्योंकि चार्जेस फ्रेम कर दिए थे, यहां नया शब्द आएगा अक्विटल, दोष मुक्ति। एक एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज एंड अक्विटल? तो डिस्चार्ज क्या है? स्टेज बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। अक्विटल क्या है? डिसीजन आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। एक बड़ा डिफरेंस यही है, आरोप तय किया गया है कि नहीं तय किया गया है। एक इसमें डिफरेंस और है, डिस्चार्ज हो गया है, अगर ध्यान से समझना, उन्मोचन हो गया है, तो उन्हीं पक्षकारों के बीच सेम सब्जेक्ट मैटर पे नया केस फिर आ सकता है। अक्विटल हो गया है, उन्हीं पक्षकारों के मध्य सेम सब्जेक्ट मैटर पे दूसरा केस नहीं आएगा। तो डिस्चार्ज के स्टेज पे डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपार्डी एप्लीकेबल नहीं होती, अक्विटल के स्टेज पे डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपार्डी एप्लीकेबल होती है। लिख लो, एक चार्ट बना लो साइड में कहीं पर में, कोने में सुमड़ी में लिख लो, डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज एंड अक्विटल, दोष मुक्ति और उन्मोचन में अंतर। फटाफट लिखो। डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज एंड अक्विटल लिख लो, फिर हम आगे स्टेजेस में चलेंगे। दोष मुक्ति और उन्मोचन में अंतर। दोष मुक्ति में लिखो, डिसीजन ऑफ अ कोर्ट आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस that the accused is innocent is the decision of acquittal। न्यायालय का ऐसा निर्णय जिसमें आरोप तय करने के बाद अभियुक्त को निर्दोष पाया जाता है, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस that the accused is innocent is known as the decision of acquittal। न्यायालय का ऐसा निर्णय जिसमें आरोप तय करने के बाद अभियुक्त को निर्दोष पाया जाता है, दोष मुक्ति का निर्णय कहलाता है। लिखना डिसीजन ऑफ अ कोर्ट। दूसरा इसमें लिखिए, अक्विटल लिखा आपने, डिस्चार्ज में लिखिए डिसीजन ऑफ अ कोर्ट दैट the allegation against the accused is groundless। न्यायालय का निर्णय कि अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप आधारहीन है। That the allegation made against the accused or accusation made against the accused is groundless before framing of charges is known as decision of discharge। जो कि आरोप तय करने के पूर्व हो, उन्मोचन कहलाता है। जो कि आरोप तय करने के पूर्व हो, उन्मोचन कहलाता है। लिखना, डिसीजन ऑफ डिस्चार्ज इज नो बार फॉर सेकेंड ट्रायल
बिटवीन द सेम पार्टीज अंडर द सेम सब्जेक्ट मैटर। उन्मोचन का निर्णय उन्हीं पक्षकारों के मध्य उसी वाद विषय पर, बिटवीन द सेम पार्टीज अंडर द सेम सब्जेक्ट मैटर, उन्हीं पक्षकारों के मध्य उन्हीं वाद विषयों पर नए विचारण को रोकता है, नहीं रोकता, नए विचारण को नहीं रोकता। ब्रैकेट में लिख लो, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेओपार्डी इज नॉट एप्लीकेबल। दोहरे खतरे से संरक्षण का सिद्धांत लागू नहीं होता। अक्विटल में लिखिए डिसीजन ऑफ अक्विटल बार्स, ब्रैकेट में लिखिए डबल जेओपार्डी इज एप्लीकेबल। कई बार अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ी हो आर्टिकल 20 से रिलेटेड, तो अक्विटल और डिस्चार्ज में कंफ्यूज हो जाते हैं वो लोग, और वो लिखते हैं कि इसमें लागू होता है, तो आपको लगता है पता नहीं कि दोष मुक्ति पर लागू नहीं होता। ऐसा हिंदी वालों खासकर वो दोष मुक्ति और उन्मोचन को एक समान समझते हैं। इंग्लिश में तो वर्ड बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल एक्सप्लिसिटली क्लियर है कौन से वाले कि ये कौन सा अक्विटल है और कौन सा डिस्चार्ज है। हिंदी में दोनों के लिए बरी शब्द आता है, बरी कर दिया। अब बरी कहां से बरी किया, आरोप से बरी किया या फिर आरोप तय करने से पहले बरी किया, दोनों के लिए शब्द क्या है, बरी कर देना। तो ये दो मेन डिफरेंस है, आप इसे जानकारी में रखें। और ये हर एक ट्रायल का पार्ट है, मतलब सेशन ट्रायल में ये होगा, वारंट ट्रायल में भी होगा, हम पढ़ेंगे आगे समन ट्रायल में भी होगा। यही स्टेजेस हैं, कहानी इतनी ही है, जो स्टेजेस कम होने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहां क्या कर दिया, 232 में डिस्चार्ज कर दिया, अक्विटल कर दिया। अगर अक्विटल नहीं करते, क्या नहीं करते, तो प्रोसिक्यूशन विटनेस ले लिया पूरा का पूरा। अब प्रोसिक्यूशन विटनेस ले लेने के बाद एक सेक्शन यहां पर में हमारे पास और आता है, दैट इज 313 ऑफ सीआरपीसी। कौन सी धारा, अभियोजन का साक्ष्य ले लेने के बाद 313 आएगा। 313 में अभियुक्त को स्टेटमेंट के लिए बुलाया जाता है। किसको बुलाया जाएगा, अक्यूज्ड को। इसके बीच में ही आएगा 313, और उसको अपनी सफाई में कोई बात कहने के लिए कहा जाएगा। तो आप उसे बुलाएंगे और वो अपनी सफाई में कोई बात कहेगा। 315 एक धारा और है, 315 कभी भी आ सकती है। धारा 315 में अभियुक्त तो स्वयं को साक्षी के रूप में प्रस्तुत करता है। वो कहता है आई वॉन्ट टू प्रेजेंट माई सेल्फ एज अ विटनेस। वो 313 के बाद आ सकता है, या अभी हम आएंगे 332, 333 के बाद, 333 के बाद आ सकता है। तो 333 के पहले, इससे पहले कि प्रोसिक्यूशन विटनेस के बाद डिफेंस विटनेस की बात करें। अभी क्या हो गया पूरा, यहां पर में प्रोसिक्यूशन विटनेस पूरा हो गया, अभियोजन साक्षियों की बात पूरी हो गई, जितने विटनेस है सबका एग्जामिन हो गया। अब वो 1 दिन में हुआ, 10 दिन में हुआ, 15 दिन में हुआ, हमको नहीं पता, डिपेंड करता है कितने विटनेसेस हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में पूरा हो जाए। हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन विटनेस की लिस्ट है 150 लोगों, और रोज मैजिस्ट्रेट 5 लोगों का ही एग्जामिन कर पा रहा है, तो कितने दिन में होगा वो, मल्टीप्लाई कर लो, महीने भर, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, जब भी पूरा होगा। जब तक प्रोसिक्यूशन विटनेस पूरा नहीं हो जाता तब तक डिफेंस विटनेस की बात नहीं करते। और डिफेंस विटनेस के पहले अक्यूज को स्टेटमेंट के लिए बुलाया जा सकता है कि आप बताइए अपनी सफाई में आप क्या कहना चाहते हैं। जो 313 का स्टेटमेंट है वो अपनी सफाई में ही कहेगा, किसमें, हाँ, कि मैंने अपराध नहीं किया है, ऐसी वाली बात कहेगा। वो प्ली ऑफ गिल्ट नहीं है, प्ली ऑफ गिल्ट पहले हो चुका है, वो कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं है। अगर 313 में ऐसी कोई बात वो कहता है कि हाँ अपराध मैंने किया है, क्रिमिनेट करने वाला स्टेटमेंट देता है, तो उसको आप रिकॉर्ड में नहीं लेंगे। क्या नहीं करेंगे, रिकॉर्ड में ही नहीं लिया जाता, ना ही उसमें क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। सिमिलरली 315 में भी अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है जो उसको अपराध में फंसाने वाला है, उसे आप रिकॉर्ड में नहीं लेंगे। वो बात करने का मौका पहले कहां दे चुके हैं, उसको आगे दे चुके हैं, प्ली ऑफ गिल्ट में आप पूछ चुके हैं उसको। अब इस स्टेज पे क्रिमिनेट करने वाली बात नहीं की जाएगी। अब वो कौन सी बात करेगा, अपने आप को बचाने वाली। उसका स्टेटमेंट हो गया, उसका स्टेटमेंट हो जाने के बाद अक्यूज को पूछा जाता है, जिसको हम कहेंगे डिफेंस। अब यहां ट्रायल के स्टेज पे 2 पार्टी हैं, एक है प्रोसिक्यूशन, एक है डिफेंस। विक्टिम और अक्यूज वाली कहानी खत्म हो गई, ध्यान से समझना है ना। चार्ज फ्रेम करने के बाद हमारे पास 2 पार्टी रह गए, एक है प्रोसिक्यूशन जो है विक्टिम की तरफ से आया है, जो सरकार है, कौन आता है, राज्य की सरकार, और उसकी तरफ से कौन आया है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और दूसरा पक्षकार कौन है, डिफेंस, जिसमें कि अभियुक्त है, जिसके ऊपर कुछ अक्यूजेशन थे। तो अब यहां पर इस स्टेज पे क्या करेंगे आप, यहां पर में आप डिफेंस के विटनेस की बात करेंगे। अगर आपने एक्विटल नहीं किया तो डिफेंस विटनेस, धारा 233 में, 233 में। तो अगर आपने एक्विटल नहीं किया, आपने दोष मुक्त नहीं किया है, तो आप क्या कहेंगे, एक डेट दे देंगे, कहेंगे कि भैया डिफेंस अभियुक्त साहब आप क्या करें, अपने विटनेस लेकर के आए।
तो एक डेट को अपने विटनेसेस को बुलाएगा, या इस स्टेज पे अगर किसी को समन्स करना है, वारंट करना है, कोई सर्च करना है, अगर वो चाहते हैं, क्योंकि वकील साहब के बुलाने पर विटनेस नहीं आएगा, विटनेस कैसे आएगा? समन भेजने पर कि आओ इतने तारीख को हवेली पर, तो उसको समन भेजा जाएगा कि आप आइए। और ये समन्स कहाँ इशू होगा? इस वाले स्टेज पे इशू होगा। अगर अक्विटल नहीं करते हैं तो 233 में जाकर के आप क्या करेंगे? डिफेंस के विटनेसेस को लेंगे, सुनेंगे, उनका एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन होगा। ये सब हो जाने के बाद स्टेज नंबर 7 आएगा। कौन सा नंबर? स्टेज नंबर 7 किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है ये, और इस स्टेज को कहते हैं स्टेज ऑफ आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट, बहस। 234 में कहां होगी बहस? धारा 234 में बहस करने का मौका देंगे आप दोनों पक्षकारों को। अगर आपने किसी फिल्म में देखा हो तो दोनों पार्टी आपस में लड़ते रहते हैं, है ना, तो वो ये आर्ग्यूमेंट वाला स्टेज होता है। ये सबसे लास्ट में आता है, शुरुआत से नहीं लड़ते रहते हैं, है ना। स्टार्टिंग में वो क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ किसको एड्रेस करते हैं? कोर्ट को। आपस में नहीं लड़ते, ध्यान रखना। अगर आपस में बहस कर रहे हैं तो आपको कहना चाहिए कि यू शुड एड्रेस द बोर्ड, नहीं तो वहीं लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। इसने कहा ये, उसने कहा अभी, इसने दांत तोड़ दिया। जैसे आप पार्लियामेंट में देखते हो, चेयर को एड्रेस करते हैं, और एड्रेस चेयर को ही करना चाहिए। उसका रीजन है कि आपसी बातों में बहस बढ़ सकता है और लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, हाथापाई क्या हो सकता है, जूतम पैजार, ऐसी वाली कहानी से बचने के लिए किसको एड्रेस करना होता है? कोर्ट को। सबसे लास्ट में सब कुछ हो गया, मतलब आपके पास में प्रोसिक्यूशन का एविडेंस आ गया, आपके पास में डिफेंस का विटनेस एविडेंस आ गया, विटनेसेस आ गए, डॉक्यूमेंट्स आ गए, एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन हो गया। अब आपकी परेशानी यह है कि एक ही मैटर पर एक पक्षकार कह रहा है कुछ बात, दूसरा कह रहा है कुछ बात, वही मैटर होगा। एक ने बताया कि ऑफेंस हुआ है, दूसरा बता रहा है ऑफेंस नहीं हुआ है। एक ने बताया कि ऑफेंस करने वाली जगह पर था, पीले रंग की कार को लेक में डुबाया, दूसरा बता रहे उस दिन प्रवचन सुन रहा था, पाव भाजी भी खाई। अब सारा आपका दिमाग है, आप किसकी बात को मानोगे? जजमेंट कैसे आएगा? जजमेंट आएगा आप किधर झुके हुए हो। अगर आप प्रोसिक्यूशन की बात को मान रहे हो तो कन्विक्शन की तरफ जाओगे, अगर आप डिफेंस की बात को मान रहे हो तो अक्विटल की तरफ जाओगे। और इसमें क्या काम करेगा? इसमें काम करेगी आपकी बुद्धि। क्या काम करेगी? आपका दिमाग काम करेगा। यही रीजन है कि एक कोर्ट सेम फैक्ट्स पर जब कहीं कन्विक्शन कर देता है तो दूसरा कोर्ट उन्हीं फैक्ट्स पर अक्विटल कर देता है, और तीसरा कोर्ट वापस से निचले वाले कोर्ट को कन्विक्शन को बरकरार कर देता है। इसका लेना देना किससे? इसका लेना देना है सिर्फ और सिर्फ आपके इंटेलिजेंस से, इसका लेना देना है आपके माइंड से, आपके इंटेलेक्ट से। और कई बार इसका लेना देना, मेरा एक स्टूडेंट है सागर, उसने जो है अभी बीच में एक रिसर्च किया था, उसके डिसर्टेशन का पार्ट था, जिसमें उसने पता ये लगाया कि जजेस की अपब्रिंगिंग का क्या प्रभाव पड़ता है जजमेंट पर। और पता ये चला कि आप जैसे हैं, आपकी जैसी सोच है, उसका पूरा का पूरा इंपैक्ट आपके जजमेंट पर पड़ेगा। अगर आप पत्नी पीड़ित हैं तो कभी कोई महिला आई और कहे कि मेरे पति मेरे ऊपर टॉर्चर कर रहा है, बात मानोगे नहीं, आप पति के फेवर में ही जाओगे। लेकिन आप फेमिनिस्ट हैं, अगर आप महिला के पक्ष में सोचते हैं तो पहले से ही मान के चलोगे अपराधी ही होगा। डिपेंड करता है ना आप किधर झुके हुए हो। मैंने अभी पोस्ट किया, साहब ने मुझे भेजा था एक स्क्रीनशॉट, अगर आपने देखा हो, वो हाई कोर्ट ने कह दिया कि लड़कियां 17 साल में शादी कर सकती हैं, मुस्लिम लड़कियां, और एज पर दी लॉ ही इज करेक्ट। मैंने बताया था मोमडन लॉ कहता है 15 साल 14 साल में ही लड़कियां जो है शादी के लिए तैयार हैं, और 17 साल की लड़की थी, कहा ठीक है, कहां प्रॉब्लम है। और सरकार क्या कह रही है? 21 साल हो जाएगी। कुछ भी गड़बड़ चल रहा है। तो है क्या? सिर्फ एक बात पर डिपेंड करता है, आपका माइंड किधर झुका हुआ है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, आप क्या चीज पढ़ा रहे हो और आप कहां जा रहे हो। क्या उन जज साहब को नहीं पता होगा सरकार एक नया लॉ लेकर आ रही है? बिल्कुल पता होगा। क्या उनको नहीं पता होगा कि 2006 में ही मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट आ गया है? बिल्कुल पता होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने एक जजमेंट दिया, कहा कि 17 साल में अगर लड़की शादी के लिए सहमत है तो कोई बात नहीं, एज पर दी लॉ करेक्ट है वो। अब इसमें फिर समाज दो तबकों में बट गया। एक कह रहे हैं कि क्या शानदार डिसीजन है, और कुछ कह रहे हैं कि ये खराब है। लेकिन आप अच्छा या खराब, अगर आप जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके सोचो तो आपको लगेगा कि ये जजमेंट कहीं से कहीं तक सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? ये हिंदू और मुस्लिम की कहानी नहीं है, ये कहानी है किसी लड़की के जीवन की। आप 17-18 साल में कितने समझदार हो जाते हो? अरे कोई समझ 18 साल में एक बच्चा, लड़का लड़की दोनों ही 12th पास करके बाहर निकले होते हैं। आप सब 18 से ऊपर के हो, अभी तक समझदार नहीं हुए, और हम समझ रहे हैं कि 17 में लड़की समझदार हो जाए। और समझदार भी कैसी? शादी नहीं, बच्चे को संभालने के लिए भी समझदार हो जाए। अगर आप सोचो आज की डेट में, अभी मुझे कोई बता रहा था, एक पीएससी वाला लड़का, कि मध्य प्रदेश में एक सर्वे हुआ अभी, और सर्वे होने के बाद लगभग
60% शायद लड़कियों ने ये कहा कि 18 साल में शादी हो जानी चाहिए। कितने % लड़कियों ने? तो मैंने बोला कि पता नहीं कहां सर्वे हुआ, सर्वे कलम वाले लोगों के बीच में करो, जिनके हाथ में क्या हो, बीड़ी वाले लोगों के बीच में नहीं। जिसके हाथ में पेन होगा, मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक वो लड़की ये कह रही कि 18 साल में शादी कर दो, क्योंकि अभी तो 18 साल में कॉलेज नहीं गई वो, तो अभी 18 साल में उसने तो करियर बनाना है, अभी तो उसको जीवन में आगे बढ़ना है। नहीं, सही नहीं बोल रहा हूं कि 18 में कर देना ठीक है, बाद में पतिदेव पढ़ाएंगे हमें, ऐसा वाला क्या पता ऐसा सोच रही हूँ 60 साल की उम्र में। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे समझ ये कहती है कि 18 साल भी अगर एज है तो उसको भी ठीक से फॉलो करवाया जाना चाहिए। 21 साल तो बढ़िया प्रोग्रेसिव लॉ है, लेकिन अभी बड़ा बहस है इस पर, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं। स्टेज नंबर 8 पे आ जाइए सीधे। बहस की स्टेज पे क्या होगा? बहस की स्टेज पे क्या होता है मैं आपको ये समझा दूं। बहस की स्टेज पे होता यह है कि जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है, सरकारी वकील साहब हैं, वो कोर्ट को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते रहते हैं कि मेरी बातें सही है, आपको मेरे साक्ष्य पर भरोसा करना चाहिए और इसको अधिक से अधिक सजा दी जानी चाहिए। कैसी सजा? मैक्सिमम पनिशमेंट जो लॉ में दिया गया है वो इसको दी जाए। और दूसरा पक्षकार अगर उसकी बात साबित होने के चांसेस हैं तो ये प्रूव कर रहा होगा कि ये डिफेंस की आदमी इसको अक्विट कर देना चाहिए, या अगर बात साबित हो चुकी है, वो तो इस स्टेज पर आते आते क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ऑफेंस हुआ नहीं हुआ। अगर डिलेमा वाली स्थिति है, मतलब अपराध हुआ है या नहीं, तो डिफेंस का लॉयर क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा होगा? इसको अक्विट करना चाहिए। लेकिन अगर ये साबित हो रहा है कि अपराध हुआ है तो दूसरे तरफ में जाएगा, वो क्या कहेगा? इसे कम से कम सजा दी जानी चाहिए। आर्ग्यूमेंट में दो में से कोई एक बात होगी, ध्यान रखना। जब आर्ग्यूमेंट होता है तो आर्ग्यूमेंट को समअप करने का अधिकार, मतलब आखिरी जो लाइन होगा, आखिरी स्टेटमेंट होगा, वो देगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। शुरुआत कौन कर रहा है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। खत्म कौन करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्योंकि हम किसकी तरफ से जा रहे हैं? विक्टिम की तरफ से, ध्यान रखना। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर्ग्यूमेंट को समअप करता है। फाइनल स्टेटमेंट किसका होगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। अब सब बहस को सुन लेने के बाद, सारे गवाहों और बयानों को ध्यान में रखने के बाद, लास्ट स्टेज में जज साहब क्या करेंगे? जजमेंट पास करेंगे। यहां होगा निर्णय। क्या होगा यहां पर में? निर्णय, जजमेंट। लास्ट में धारा 235 लिखिए, सेक्शन 235 टॉक्स अबाउट जजमेंट। 8वां स्टेज है जहां पर आकर निर्णय आएगा। निर्णय क्या होगा? कन्विक्शन और अक्विटल, या तो दोष सिद्धि होगी या दोष मुक्ति होगी। इसके पहले एक धारा और आ सकती है, वो है सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी, धारा 360। धारा 360 क्या है? दैट इज प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। जहां पर में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 लागू है, वहां पर में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। जहां कहीं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट नहीं है, वहां पर में सीआरपीसी 360 के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। दोनों में से जो भी हो, उसमें होता यह है कि दोष सिद्धि कर दी और दोष सिद्धि के बाद भी व्यक्ति को जेल में नहीं डाला जाता, उसे प्रोबेशन पर छोड़ दिया जाता है। कहां छोड़ दिया जाता है? जा सिमरन कर ले अपनी जिंदगी की, ऐसा बोलकर छोड़ देते हैं उसको, और सिमरन चली जाती है राज के साथ। फिर आगे लिखता है कहानी खत्म। किसकी? हीरो की, राज की कहानी खत्म। हाँ, अभी तक वो उछल रहा था ना, अब पता चलेगा उसे। ऐसा कहते हैं ना, मोर जंगल में नाच रहा हो अच्छा दिखाई पड़ता है, लाओ घर पे, फिर पता चलेगा। खत्म हो गया ट्रायल, अब क्या चाहिए तुम्हें? विचारण समाप्ति। समझ में आया हो तो एक बार मुझे बताओ, आ गया? नहीं तो कुछ पूछना हो तो पूछो, या कुछ बातें लिखवाओ। भैया मेरे उधर से आवाज। मयंक मेरे भाई बोल। उसको लाया गया कहीं तो ट्रायल की पूरी प्रोसीजर जैसे आर्गुमेंट स्टेट है, एक दो आदमी उसमें कुछ काम किया था, एक के साथ ट्रायल चल रही थी और एक बाद में आ गया दूसरा वाला। देखो, जब कभी ऐसा होता है तो नियम, फिर वापस से हम नियम चलते हैं। 273 का हमारा रूल, धारा 273 की कहानी ये कहती है कि एक्यूजेशन टू बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज। अगर दूसरे वाले के खिलाफ कोई आरोप लगाया गया था, जैसे मान लेते हैं एक आदमी था, पकड़ में आया, दूसरा वाला पकड़ में नहीं आया था, फरार चल रहा था। हो सकता है उसका नाम हो सकता है नाम भी ना हो, या हो सकता है एविडेंस के किसी स्टेज पे पता चले कि एक आदमी और भी था, पहले पता ही नहीं था, अकेला ही आदमी, ऐसा सोच रहे थे आप। और स्टेटमेंट्स कहां हो गए थे? 299 के पहले हो गए थे। और यहां जब अक्यूज अपने बारे में बोल रहा था प्ली ऑफ गिल्ट में, उसने एक जने का और नाम ले लिया, इस स्टेज पे ही आ गया मान लेते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट्स आए हैं जो अक्यूज ने ही अक्यूज के खिलाफ दिए हैं, वो उसके अगेंस्ट कभी यूज में नहीं लेकर आए जाएंगे।
सेक्शन 299 धारा 299 में एक स्टेटमेंट हुआ है सीआरपीसी का 299, उसके बारे में प्रोविजन है। ये अक्यूज नहीं था, उसकी एब्सेंस में स्टेटमेंट हुआ है और अक्यूज वापस आ गया है, तो यहां रिकॉल ऑफ विटनेस होगा। क्या होगा? ताकि उसके सामने उसकी बात की जाए। रिकॉल कहां करेंगे? की धारा 311 कहां करेंगे? 311 में हम रिकॉल करेंगे। रिकॉल करके उसके सामने उसका एग्जामिनेशन होगा। लेकिन अगर वो विटनेस मर गया, ये ट्रायल सब एक दिन में नहीं हो गया है ना, ये कई साल की प्रक्रिया है, 10 15 20 साल पता नहीं कितने की, जो आपको 10 मिनट में आपने समझ लिया। अगर वो विटनेस मर गया या इनकेपेबल हो गया टू गिव एनी एविडेंस फर्दर, मतलब उसका याददाश्त चली गई है, पैरालाइज्ड हो गया है, कुछ तो और समस्या उसके साथ में हो गई है, तो जो स्टेटमेंट पहले विटनेस ने दिया है वो सेक्शन 33 एविडेंस एक्ट में उस वाले नए अक्यूज के अगेंस्ट रिलेवेंट होगा। तो ये ट्रायल ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन सिमिलर प्रोविजंस और हमारे पास में जो अफेक्ट करेंगे पूरे ट्रायल को, बीच बीच में आते रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन अगर अक्यूज नया आया है, जॉइंडर ऑफ अक्यूज हुआ है, रीजन दो में से कोई एक हो सकता है। एक तो रीजन यही होगा कि वो 34 का मामला था, 2 लोग शामिल थे और आ गया, तो वापस से रिकॉल ऑफ विटनेस होगा। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। यही कारण है कि लोग विटनेस बनना नहीं चाहते हैं देश में। आप विटनेस को पूरी तरह से निचोड़ डालते हो, परेशान कर डालते हो। ठीक भी है, उसके सामने ये बात होनी चाहिए वो था नहीं था, क्या था। मैन कोई क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं? हरमीत आप कुछ बोल रही थी, सेम क्वेश्चन था क्या? कुछ बातें लिखिए। लिखिए सम इंपॉर्टेंट केसेस एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू सेशन ट्रायल। सत्र विचारण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्याय निर्णय और तथ्य। महत्वपूर्ण न्याय निर्णय और तथ्य। तो जब आप मेंस में इसका आंसर लिखें, मैं आपको समझा दूं कैसे करना है। एक तो 2-4 बार इस चार्ट को बनाकर देखना, तो ये 4 ट्रायल और ये एक ट्रायल सेपरेट करके देखना, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। 8 स्टेजेस में मैंने इसलिए बांट दिए ताकि आप कोई स्टेज मिस कर रहे हो तो वो ध्यान में रह जाए कि अरे 7 ही हुए, 8वां वाला कहां रह गया। तो 8 स्टेजेस में है। और जब आप आंसर लिखो तो सबसे पहले आंसर में एक चार्ट बना लो। चार्ट बनाने के बाद एक एक स्टेज को एक एक पैराग्राफ में एलॉबरेट कर दो। स्टेज 1 क्या होगा, स्टेज 2 क्या होगा, और अभी कहानी सुन के आपको आधी बात याद आ ही गई होगी। तो 8 स्टेज को अगर आप 20-20 लाइन में लिखते हैं या 20-20, 30-30 वर्ड्स में भी लिखते हैं तो 250 शब्द ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक है, तो सेशन ट्रायल वाला आंसर आपका मेंस का पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा अगर आपको ये चार्ट पता है। प्लस साथ में कुछ केस लॉस दे दीजिए या ऐसे कुछ कैलेंडर क्वेश्चंस पूछ लिए गए। जैसे पूछ लिया गया कि व्हेन द अक्यूज्ड कैन बी अक्विटेड और व्हाट आर द स्टेजेस व्हेन क्रिमिनल ट्रायल स्टॉप्स और कम्स टू एन एंड। कुछ भी ऐसी बात पूछ ली गई, उसको लास्ट पैराग्राफ में डिफाइन कर दीजिए। इस स्टेज पे खत्म हो जाता है, डिस्चार्ज इस स्टेज पे होता है, कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। या कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बेस्ड ऑन जजमेंट होते हैं, जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं, अभी लिखिए। पहला लिखिए स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस रमेश सिंह। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस रमेश सिंह 1997। लिखना, एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द ट्रायल, कहा गया कि विचारण के प्रारंभिक चरण में, एट द इनिशियल स्टेज ऑफ ट्रायल, दैट इज स्टेज 2 एंड स्टेज 3। कौन सा वाला? चरण 2 और चरण 3 की बात कर रहे हैं। एट द इनिशियल स्टेज ऑफ ट्रायल, विचारण के शुरुआती चरण में, द ट्रुथ, वेरेसिटी एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, साक्ष्य की सच्चाई, सत्यवादिता और प्रभाव। द ट्रुथ, वेरेसिटी एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, साक्ष्य की सच्चाई, सत्यवादिता और प्रभाव, which the prosecutor proposes to adduce, जो अभियोजन प्रस्तुत करना चाहता है, which the prosecutor proposes to adduce, are not to be meticulously judged। उसकी सूक्ष्म रूप से जांच करने की आवश्यकता नहीं होती। आर नॉट टू बी मेटिकुलसली जज्ड, उसकी सूक्ष्म जांच करने की आवश्यकता नहीं होती। द कोर्ट इज ओनली टू सी, न्यायालय को केवल यह देखना होता है। द कोर्ट इज ओनली टू सी, न्यायालय को केवल यह देखना होता है, वेदर द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, कि अभिलेख में जो सामग्री आई है,
that whether the material on record is such, अभिलेख पर जो सामग्री आई है उसकी प्रकृति ऐसी है, is such on which a conviction can be reasonably possible, on which a conviction can be reasonably possible, अभिलेख पर जो सामग्री आई है उसकी प्रकृति ऐसी है कि उसके आधार पर दोष सिद्धि हो सकती है। कन्विक्शन कैन बी रीजनेबली पॉसिबल। लिखना पी विजयन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, पी विजयन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। लिखना इफ द केस इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, यदि मामला ऐसा है जो अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है, नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, द जज मे फ्रेम अ चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड, सत्र न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय करेगा। द कोर्ट में फ्रेम चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड एंड मेक ओवर द केस टू CJM, और मामला आरोप तय करेगा एंड मेक ओवर द केस टू CJM, आरोप तय करेगा और मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के हवाले कर देगा। ठीक, ब्रैकेट में लिख लीजिए इट कम्स अंडर द स्टेज नंबर 3 सेक्शन 228। यह तृतीय चरण में धारा 228 में आएगा। ये बात कहां आएगी? स्टेज नंबर 3 सेक्शन 228। ये लिखा आपने फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करने के बाद अच्छा मामला पहुंच कहां गया था सत्र न्यायालय के पास? ये JMFC साहब ने भेज दिया था। किसने भेज दिया था? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने 193/209 में। आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि 193/209 में व्हेन द केस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, उनको लगा ऐसा, किसको लगा? JMFC को लगा, और मामला कहां भेज दिया? सेशन जज के पास में। सेशन जज को क्या समझ में आया? नहीं नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन स्टोरी को सुनने के बाद और कुछ रिकॉर्ड जो मटेरियल रिकॉर्ड पर है उनको देखने के बाद उनको पता चला कि ऑफेंस जिसके बारे में बात की जा रही है वो बना ही नहीं है, ऑफेंस कुछ और है। तो मामला किसको भेज देंगे? वापस CJM को। और CJM साहब क्या करेंगे? ये डिपेंड करेगा कि केस की नेचर कैसी है। अगर केस का नेचर ऐसा है कि JMFC हियरिंग कर सकते हैं तो JMFC को मेकओवर कर देंगे, तो मेकओवर ही चलता रहेगा। JMFC क्या कर सकता है? 192 सबसेक्शन 2 में JMFC को मेकओवर कर सकता है। डिपेंड करता है मैटर कैसा है, क्या वो एम्पावर है या नहीं है। तो मामला हवाले किए जा सकते हैं आपकी जानकारी के लिए। ठीक है, बढ़िया, लिखिए, अच्छी बात है ये, इसको आपको जानकारी में रखनी चाहिए। केस लिखिए, केस ऑफ सांगैया, SANGAYYA, सांगैया। केस बहुत काम का नहीं है, फैक्ट्स काम के हैं। फैक्ट याद रखिए, लिखना द प्ली ऑफ गिल्ट अमाउंट्स टू एन एडमिशन, दोषी होने का अभिवाक करना स्वीकृति के समतुल्य है। The plea of guilt amounts to an admission that the accused committed the acts alleged against him. क्या लिखा आपने? दोषी होने का अभिवाक करना इस बात के समतुल्य, ऐसा लिखिए, that the accused committed the act alleged against him, कि अभियुक्त ने वो अपराध किया है जिसका आरोप उस पर है। इसमें ही लिखना आके the accused should plead his guilt by his own mouth, अभियुक्त को अपने ही मुंह से दोषी होने का अभिवाक करना चाहिए। plead his guilt by his own mouth, अपने ही मुंह से दोषी होने का अभिवाक करना चाहिए। नॉट थ्रू हिज काउंसिल और प्लीडर, ना कि अपने वकील के मुंह से। क्या हुआ राम? वकील के मुंह से कैसे करेगा यूं?
नहीं, वकील साहब कहेंगे ना कि ये बोल रहा है कि हाँ इसने अपराध किया है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि नहीं नहीं उसको खुद को बोलने दो, वकील साहब आप चुप रहो, उसको बोलने दो। क्या बोलोगे आप? हाँ, वकील साहब आप चुप रहो, उसको बोलने दो। तो वो कहेगा कि हाँ मैंने ऐसा किया, मुझे फांसी पे टांग दो। क्या कहेगा? हाँ, ऐसा ही बोलते हैं बहुत सारे लोग। लिखो, पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1996। पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1996। It was held that if an accused who has not been confronted with the substance of allegation, if an accused who has not been confronted with the substance of allegation, अभियुक्त जिसने आरोपों का सामना न किया हो, who has not been confronted with the substance of allegation, जिसने आरोपों का सामना न किया हो, pleads guilty, it will violate the procedure of law, यह प्रक्रिया को दूषित करेगा, and that pleading will be not valid, और ऐसा अभिवाद करना वैध नहीं होगा। And that pleading will be not valid, और वह अभिवाद, ऐसा अभिवाद करना वैध नहीं होगा। तो अभिवाद कहां करेगा? वो स्टेज है ना यहां पर, में कहां पर करेगा? पहले चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज फ्रेम होने के बाद उसका कन्फ्रंटेशन होगा चार्ज के साथ में। कौन करवाएगा? जज साहब कहेंगे कि तुम्हारे ऊपर ये आरोप लगा हुआ है, स्वीकार करते हो? देन वो कहेगा कि यस आई एम रेडी टू प्लीड माई गिल्ट, हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया है या ऐसा ऐसा मेरे से हो गया है, ठीक है। लेकिन कोर्ट में आते ही वो कह रहा है कि हाँ मेरे ऊपर जो सब आरोप हैं सब मैं मानता हूं। बोला ही नहीं अभी क्या आरोप हैं। तो क्या वो जो प्लीडिंग है वो वैलिड है? पवन कुमार ने कहा कि नहीं ये इनवैलिड है, ऐसे प्लीडिंग पर कन्विक्शन नहीं हो सकता। तो आगे लिखिए, कन्विक्शन ऑन सच प्लीडिंग विल बी वॉइड, ऐसी अभिवाद पर की गई दोष सिद्धि शून्य होगी। हाँ हाँ उसमें ही लिखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस संभाजी 1965, लोक अभियोजक बनाम संभाजी 1965। तो ये जो मैं केसेस लिखवा रहा हूं इट इज ऑल अबाउट टेलेंडर क्वेश्चंस है ना। आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हेन प्ली ऑफ गिल्ट विल बी वैलिड और इनवैलिड। क्या हो गया गणेश, बोलना? अरे किसका बजा? लिखो यार तुम लोग, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस संभाजी लिखना। इट वॉज हेल्ड दैट 1965 इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स, कि वह सभी आवश्यक कदम उठाए, टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स, की सभी आवश्यक कदम उठाए, सो दैट द अटेंडेंस ऑफ द विटनेस कैन बी कंपेल्ड, ताकि साक्षी की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। अटेंडेंस ऑफ द विटनेस कैन बी कंपेल्ड। लिखना, विजयन वर्सेस स्टेट 1993, विजयन वर्सेस स्टेट 1993। लिखना, नॉन एग्जामिनेशन ऑफ मटेरियल विटनेस इज फैटल, आवश्यक साक्षी की परीक्षा नहीं करना घातक हो सकता है, विच लीड्स टू मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, जिससे अन्याय होने की संभावना है, जिससे अन्याय होने की संभावना होती है।
केस लिखिए शिवमणि वर्सेस स्टेट 1993। लिखना इन अ सेशन ट्रायल, सत्र विचारण में, in a session trial, the code provides 2 stages after the examination of the accused. अभियुक्त की परीक्षा के बाद 2 चरण का प्रावधान करते हैं या करता है। Provides 2 stages after the examination of the accused. अभियुक्त की परीक्षा के बाद 2 चरण का प्रावधान करता है। फर्स्ट, पहला लिखना hearing both the parties on the point. इस बिंदु पर दोनों पक्षकारों को सुनना, हियरिंग बोथ द पार्टीज ऑन द पॉइंट, इस बिंदु पर दोनों पक्षकारों को सुनना, वेदर देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, कि अभियुक्त के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। इफ इट इज सो, और यदि ऐसा है, द अक्यूज्ड हैज टू बी एक्विटेड, तो अभियुक्त को छोड़ दिया जाए। दूसरा पॉइंट लिखना, सेकेंड, इफ देयर इज सम एविडेंस, यदि कोई साक्ष्य है, the accused be called upon to enter his defense, और यदि कोई साक्ष्य है तो अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा कर सके। Only after that the entire evidence be evaluated by the court. इसके बाद ही न्यायालय को समस्त साक्ष्य का मूल्यांकन करना चाहिए। Only after that the entire evidence be evaluated by the court. उसके बाद ही न्यायालय को समस्त साक्ष्य का मूल्यांकन करना चाहिए। That's it. इतनी सारी काम की बातें थी। एक बार जो लिखवाया उससे वापस से पढ़िए, एक बार ट्रायल के स्टेजेस को देखिए, और कुछ पूछना हो तो पूछिए। आप चार्जेस कम कर दीजिए और मैं उससे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, या वो कहता है कि चार्जेस तो आपने फ्रेम कर लिए हैं, ठीक है, ट्रायल पे हम नहीं जा रहे, सजा कम कर दीजिए, मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तो जहां पर मैं चार्ज फ्रेम हो रहा है, चार्ज फ्रेम वाली जगह है, यहीं पर मैं वो आ जाता है, कहां पर मैं प्ली ऑफ बार्गेनिंग, वो नीचे वाले 229 में जाएगा ही नहीं। तो 228 के बाद सीधे आ जाएगा 265L, 265B, एप्लीकेशन फाइल करेगा यहीं पर, मैं इस स्टेज पर, तो अगला स्टेज पर जाता ही नहीं वो। लेकिन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस चंद्रिका का एक केस है जहां पर में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि प्ली बार्गेनिंग वाला जो प्रोसीजर है वो कहीं से कहीं तक कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि अक्यूज को बार्गेन करने के राइट्स देता है ना। हम प्ली बार्गेनिंग करेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैं समझाऊंगा। आइए लिखिए 236 एंसिलरी प्रोविजंस, ऐसा लिखिए, आनुषंगिक और प्रावधान। सबसे लिखिए, पहला लिखिए 236 236 अबाउट प्रीवियस कॉन्विक्शन, पूर्व दोष सिद्धि के मामले में। अबाउट प्रीवियस कॉन्विक्शन, इसके लिए हमारे पास लैटिन में एक टर्म है, आप उसे लिखिए, दैट इज ऑट्रेफॉइस कन्विक्ट, पूर्व दोष सिद्धि। तो ऑट्रेफॉइस कन्विक्ट कहां आएगा? ऑट्रे, AUTREFOIS, स्पेलिंग बोल देता हूं, CONVICT, ऑट्रेफॉइस कन्विक्ट। इसके लिए इंग्लिश में मतलब होता है प्रीवियस कॉन्विक्शन, और हिंदी में कहते हैं पूर्व की दोष सिद्धि। 236 में इसके बारे में प्रावधान है। लिखना, एक पॉइंट लिखिए, इन अ केस where previous conviction is charged under section 211 subsection 7 of CRPC, ऐसे मामले में जहां आरोप में ही पूर्व दोष सिद्धि का कथन किया गया हो। ऐसे मामलों में जहां आरोप में ही पूर्व दोष सिद्धि का कथन किया गया हो, कहां किया जाता है ये? अंडर सेक्शन 211 सबसेक्शन 7।
अगर कर रखा है तो, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कन्विक्शन, दोष सिद्धि के समय, द एविडेंस अबाउट द प्रीवियस कन्विक्शन कैन बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। पूर्व दोष सिद्धि का पुराना निर्णय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। The evidence related to previous conviction can be produced before the court और court can ask for the same, है ना। इन जनरल कोर्ट को कुछ भी नहीं पूछना होता, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सारा काम करता है, वही ला कर देगा कि पहले भी दोष सिद्धि हुई थी, वही बताएगा सब कुछ। कैन बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। अब आपको एक क्वेश्चन आता है कि प्रीवियस कॉन्विक्शन, ध्यान से समझना यहां पर, में पूर्व दोष सिद्धि के बारे में साक्ष्य कौन से स्टेज पे लिया जाएगा। तो कहां कहां दोष सिद्धि हो रही है पूरी जगह, दो सेक्शन में, कहां कहां, एक तो हो रहा है 229 पे और एक 235 पे, दो जगह कन्विक्शन हो रहा है, दोनों स्टेज पे जहां कहीं भी कॉन्विक्शन हो रहा है। एक तो कन्विक्शन 229 पे हुआ, एक कॉन्विक्शन कहां हुआ इधर 235 पे। तो एट द स्टेज ऑफ कॉन्विक्शन आप प्रीवियस कॉन्विक्शन का प्रूफ मांगते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, इट इज रिलेवेंट व्हाट प्रीवियस कॉन्विक्शन, प्रूफ ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन है ना, पूर्व दोष सिद्धि का निर्णय। इट इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 40 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, धारा 40 साक्ष्य विधि के अंतर्गत सुसंगत होगा। एंड कैन बी प्रूव्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 298 ऑफ सीआरपीसी, धारा 298 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार साबित किया जाएगा। धारा 298 सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार साबित किया जाएगा। अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्व दोष सिद्धि के बारे में जो आरोप लगाया गया है, अबाउट प्रीवियस कन्विक्शन द चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 2117 ऑफ सीआरपीसी, वो आप कब तक पढ़ के नहीं सुनाओगे, कब तक नहीं सुनाया जाता अक्यूज्ड को। ये तब तक नहीं सुनाया जाएगा जब तक आप 229 या 235 के स्टेज पे ना पहुंच गए हो। ध्यान रखना, पूर्व दोष सिद्धि प्रीवियस कॉन्विक्शन की आप बात करो ना, पहले भी सजा मिल चुकी है, या अक्यूज को नहीं बताते। कब तक नहीं बताते, जब तक 229 या 235 ना आ जाए, ठीक है। ये प्रोविजन आपको मिलेगा सेक्शन 236 के पैराग्राफ 2 में, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 229 235 को आप याद कर लीजिए। लिखा है, प्रोवाइडेड दैट नो सच चार्ज शैल बी रेड आउट बाय द जज, पढ़ा नहीं जाएगा, नॉर शैल द अक्यूज बी आस्क्ड टू प्लीड देयर टू, ना ही उससे पूछा जाएगा कि तुम पहले भी दोषी ठहराए गए थे, इसको स्वीकार करते हो। नॉर शेल बी प्रीवियस कॉन्विक्शन बी रेफर्ड टू बाय द प्रोसिक्यूशन और इन एनी एविडेंस एड्यूस्ड बाय इट, ना ही जो अभियोजक है वो पूर्व दोष सिद्धि के बारे में कोई बात करेगा। अनलेस एंड अनटिल द अक्यूज्ड हैज बीन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 229 एंड 235, जब तक कि दोषी होने का सजा नहीं मिलता तब तक प्रीवियस कॉन्विक्शन के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ध्यान रहेगा। लिखिए 237, प्रोसीजर इन केसेस इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 199(2), धारा 199(2) के मामलों में प्रक्रिया। आता हूं नैन्सी। प्रोसीजर इन केस ऑफ सेक्शन 199 सबसेक्शन 2, धारा 199(2) के बारे में प्रक्रिया। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखिए। पहला, सेक्शन 199 सबसेक्शन 2 इज रिलेटेड टू डिफेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर। 199(2) का संबंध राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रशासक की मानहानि से है। कैसी मानहानि से? राज्यपाल, राष्ट्रपति या प्रशासक की मानहानि से है। लिखना, इन सच अ केस द कोर्ट ऑफ सेशन हैज टू फॉलो, ऐसे मामलों में सत्र न्यायालय को, इन सच अ केस कोर्ट ऑफ सेशन हैज टू फॉलो, ऐसे मामलों में सत्र न्यायालय को उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, दैट प्रोसीजर विच इज प्रोवाइडेड, उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, दैट प्रोसीजर विच इज प्रोवाइडेड फॉर वारंट ट्रायल अदरवाइज देन instituted on a police report,
उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है जो वारंट विचारण के लिए प्रावधानित है, पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामलों में। ब्रैकेट में लिख लीजिए, सेक्शन 244 से लेकर 248 के प्रोसीजर को फॉलो करेगा कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन हैज टू फॉलो द प्रोसीजर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 244 टू 248। 244 से 248 में दिए गई प्रक्रिया का पालन करेगा। नाउ 199(2) का जो स्पेशल प्रोसीडिंग है जो 237 में दिया है, उसको मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं। उसका रीजन है कि मैं इसको आपको समझाऊंगा अलग से कहां पर में, जब हम वारंट ट्रायल स्टार्ट करेंगे और 244 में जाएंगे। भूल जाऊं तो मुझे वापस याद दिला देना। तो उसमें हम वापस से समझेंगे उस प्रोसीडिंग को कि कोर्ट ऑफ सेशन में जब ये मामला चला गया विद इन 6 months ऑफ टाइम स्पैन एंड कंप्लेंट हैज बीन लॉज्ड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक ने शिकायत कर दी, तब सेशन कोर्ट कैसा करेगा वो हम साथ में समझेंगे पैरेलली। तो इसको आप अभी यहीं रुकिए, 237 को यहीं रोकते हैं। आज की क्लास हम यहीं रोक रहे हैं।